तो चलिए एक ऐसे समय की कल्पना करते हैं जब भारत छोटे छोटे आपस में लड़ते हुए राज्यों में बटा हुआ था। फिर एक ऐसे साम्राज्य का उदय हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, जिसने पहली बार इस विशाल धरती को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। जी हां, वो था मौर्य साम्राज्य। आज हम इसी असाधारण साम्राज्य की कहानी को परत दर परत खोलेंगे, जिसकी शुरुआत हुई थी लगभग 322 ईसा पूर्व। हम सब इस शक्तिशाली प्रतीक को जानते हैं, है ना? अशोक चिन्ह। यह हमारे नोटों पर है, हमारी सरकारी इमारतों पर है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि आखिर ये आया कहां से? इसकी जड़ें हमें सीधे मौर्य साम्राज्य के दिल में ले जाती हैं। और ये तो इस साम्राज्य की अमर विरासत का बस एक छोटा सा उदाहरण है। देखिए, हर महान साम्राज्य की नींव में कुछ दूरदर्शी लोग होते हैं। और मौर्य साम्राज्य की कहानी तो दो ऐसे ही असाधारण किरदारों से बुनी गई है। एक तरफ एक नौजवान जांबाज योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पीछे की शक्ति चाणक्य, एक ऐसे रणनीतिकार जिनकी सोच अपने समय से कई कहीं आगे थी। चंद्रगुप्त का आना कितना बड़ा बदलाव था वो आप यहाँ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है उनके आने से पहले का भारत, छोटे छोटे आपस में लड़ते हुए राज्यों का एक झुंड, और दूसरी तरफ है वो विशाल एकीकृत साम्राज्य जो उन्होंने चाणक्य के मार्गदर्शन में बनाया। ये साम्राज्य कश्मीर से लेकर दक्कन तक और पूरब में असम से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। मतलब एक ऐसी उपलब्धि जो पहले कभी नहीं हुई थी। इस राजवंश की कहानी को असल में 3 महान शासकों ने लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो इसकी नींव रखी, उनके बेटे बिंदुसार ने इस विरासत को आगे बढ़ाया और साम्राज्य को दक्षिण तक फैलाया। और फिर आए चंद्रगुप्त के पोते अशोक, जिन्होंने साम्राज्य को उसकी बुलंदी के शिखर पर पहुंचाया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अशोक की मृत्यु के बाद यह साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और आखिरकार लगभग 180 ईसा पूर्व में खत्म हो गया। तो मौर्य शासन के पीछे की सोच क्या थी, वो इस एक लाइन में छिपी है, जो चाणक्य के अर्थशास्त्र से ली गई है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। यह सिर्फ सैन्य ताकत की बात नहीं थी, ये एक ऐसी सरकार बनाने के बारे में था जिसकी कामयाबी सीधे सीधे उसके लोगों की खुशहाली से जुड़ी हो। अब हम रुख करते हैं मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे जटिल शासक की ओर, अशोक। उनकी कहानी इतिहास के सबसे नाटकीय बदलावों में से एक है। एक क्रूर विजेता से शांति के दूत बनने तक का एक अविश्वसनीय सफर। अशोक की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कलिंग का युद्ध। ये इकलौती बड़ी लड़ाई थी जो उन्होंने लड़ी, और इसकी जीत की कीमत इतनी भयानक थी कि उसने सम्राट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक ऐसी जीत थी जिसे सचमुच खून से लिखा गया था। 1 लाख। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों की अनुमानित संख्या है जो कलिंग के युद्ध में मारे गए थे, और इससे कहीं ज्यादा लोग बंदी बनाए गए या घायल हुए। जरा उस तबाही के मंजर की कल्पना कीजिए और उस एक सम्राट पर उसके असर की, जिसने ये सब मुमकिन किया था। और ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कोई भी इंसान, कोई भी सम्राट इतनी बड़ी हिंसा के बोझ के साथ आखिर जी कैसे सकता है? यही वो नैतिक संकट था जिसका सामना अशोक ने किया, और उनका जवाब था अब और युद्ध नहीं। तो हिंसा के जवाब में अशोक ने अपनाया धम्म को। अब ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये नैतिक आचरण, अहिंसा और सहनशीलता का एक सिद्धांत था। उन्होंने अपनी नीति ही बदल दी, भेरी घोष से धम्म घोष तक। मतलब अब युद्ध के नगाड़ों की जगह धर्म और नैतिकता की आवाज गूंजेगी। और उन्होंने इस नए दर्शन को पत्थर के शिलालेखों पर खुदवाकर पूरे साम्राज्य में फैला दिया। लेकिन कोई भी साम्राज्य सिर्फ जीत से नहीं चलता, उसे बनाए रखने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। और यहीं पर मौर्यों की असली प्रतिभा दिखाई देती है, उनका अविश्वसनीय रूप से संगठित प्रशासनिक ढांचा, जो इस विशाल क्षेत्र को एक साथ जोड़े रखने वाला गोंद था। चलिए उनकी राजधानी पाटलिपुत्र का ही उदाहरण लेते हैं। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने लिखा है कि शहर का मैनेजमेंट 30 लोगों का एक कमीशन करता था, जो 6 अलग अलग कमिटियों में बटा हुआ था। वो औद्योगिक कला, विदेशियों की देखभाल, जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, व्यापार, सामानों की जांच और टैक्स वसूलने जैसे सारे काम संभालते थे। सोचिए, अपने समय के हिसाब से ये कितना मॉडर्न और संगठित सिस्टम था। इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मौर्यों के पास एक कमाल का जासूसी सिस्टम भी था। उनके पास 2 तरह के जासूस थे, संस्थान जो एक ही जगह पर तैनात रहते थे, और संचार जो भेष बदलकर घूमते रहते थे। ये जासूस सम्राट की आंखें और कान थे, जो सीधे उन्हें रिपोर्ट करते थे और उन्हें अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने की खबर देते थे।
लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। तो मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ और इसने अपने पीछे ऐसा क्या छोड़ा जो आज भी हमारे साथ है? अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य बिखरने लगा। उनके बाद कोई भी उत्तराधिकारी उनकी बराबरी का नहीं था। अशोक की कुछ नीतियां जैसे पशु बलि पर रोक ने पारंपरिक ब्राह्मणवादी वर्ग को नाराज कर दिया था। इसके अलावा इतने बड़े साम्राज्य को चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और माना जाता है कि विशाल सेना और प्रशासन पर भारी खर्च ने शाही खजाने पर बहुत दबाव डाला था। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि भले ही साम्राज्य खत्म हो गया, पर उसकी विरासत वो आज भी जिंदा है। भारत को पहली बार एक राजनीतिक इकाई के रूप में एकजुट करने का विचार, शासन का एक कुशल मॉडल और अशोक के धम्म के नैतिक सिद्धांत, इन सब का असर आज भी भारतीय संस्कृति और प्रशासन में बहुत गहराई से महसूस किया जाता है। तो आखिर में अशोक का जीवन हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या शांति और साम्राज्य का विस्तार एक साथ संभव है? क्या नैतिक शासन और शाही महत्वाकांक्षा एक साथ चल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2000 साल पहले था।